ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज्यादा दूर ना हो, और उन सब के पास एक रोबोट है। और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का। पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स हैं। और इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर तीनों में से कोई सा भी ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है, तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड के पास 2 प्लान है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो एक स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो रहने लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है, और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आप इसे एक अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी, और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2, अगर प्लान 1 पूरा नहीं हो पाता और ऐसा प्लेनेट ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहां पर इंसान रह सकते हैं, तो इंसान अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएगा। भ्रूण मतलब इंसान के डीएनए, और इन भ्रूण के जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर यह तय है कि धरती की लाइफ अब ज्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बोलते कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्व बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाए जहाँ पर जान का खतरा हो और जहाँ से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज होती है और वो बोलती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे घड़ी देके जाता है और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे वक्त की रफ्तार उन्हें पता है कि कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तो तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र लगभग इतनी रहे जितनी की अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तीनों ग्रह हैं। और इस ब्लैक होल का नाम होता है गारगेंडुआ। और जो 3 ग्रह हैं जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरह से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लेनेट पे जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लेनेट ब्लैक होल से भी सबसे नजदीक होता है, तो यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर समा लेते हैं। सपोज सूरज भी अगर इनकी रेंज में आ गया तो ये उसको भी निगल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके जितनी नजदीक आप जाओगे वहां पर समय की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। और एक यही कारण होता है कि उस प्लेनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब ये मिलर के प्लेनेट पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमेली बोलता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस पूरे प्लेनेट में 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जिंदगी संभव है ही नहीं। और मिलर जिसने उस प्लेनेट पे लैंड किया था वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहां से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है तो पहाड़ नहीं बल्कि वो लहरें होती हैं जो बादल को छू रही होती है। और इस प्लेनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है और इसीलिए पानी को इतना ऊपर उठा देती है।
अब वो एमेलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें जल्दी वापस आओ, लेकिन तब तक एमेलिया वहां पे फंस जाती है। लेकिन रोबोट जो होता है वो उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो भारी छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लेनेट से निकलने में 3 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। और जब वो अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो अंतरिक्ष में होता है, जिसका नाम है एंड्योरेंस, तो वहां पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनका एक साथी वहां पे रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए। वो बोलता है कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए, उन्हें देख लो। और जब कूपर जाता है तो वहां पर उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि अब दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे भी बताता है कि मेरी शादी हो गई और अब मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है, लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि उनसे नाराज थी। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी से निकला था। और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रैंड के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद ऊपर ये दिखाते कि अब ये तीनों जो बचे हुए ये डिसाइड कर रहे कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट में जाना चाहिए। कूपर और रोमोली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट उनके स्पेसशिप से पास में है। लेकिन एमेलिया बोलती है कि हमें एडमंड के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उस प्लैनेट पे जाए। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो एडमंड से प्यार करती है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा कि ये दोनों प्लैनेट्स पर विजिट कर सके। इसीलिए अब ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लैनेट पे जाएंगे। ये लोग मैन के प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं और वो बोलता है, इस मूवी की आगे की कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर जो आपको थंबनेल दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है इंटरस्टेलर पार्ट 2, उस पे क्लिक कीजिए और इंटरस्टेलर की बची हुई कहानी को भी देखिए। अदरवाइज इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सेकंड पार्ट का लिंक दिया है, आप वहां पर भी जाके क्लिक करके बाकी की बची हुई कहानी को देख सकते हैं।